हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो है आप जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोगों का डिस्कशन किस चीज़ के ऊपर चला, सी सेट पेपर 2 के ऊपर डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक नया सेट डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चलो। बस तो चलो करते हैं। क्या कह रहा है? हम अपनी खाद्य पूर्ति में जैव विविधता खतरनाक खतरनाक की देख रहे हैं। एक्चुअल में ये खतरनाक की देख रहे हैं का मतलब है खतरा या खतरनाक, कुछ भी मान सकते हो उसको, है ना। खतरे की तरफ देख रहे हैं मतलब कुछ ना, खाद्य पूर्ति में, है ना। हरित क्रांति एक मिला जुला वरदान है। हरित क्रांति एक मिला जुला वरदान है। समय के साथ साथ समय के साथ साथ खतरनाक की तरफ या भयावहता की तरफ भी मान सकते हो उसको, है ना। समय के साथ साथ किसानों की निर्भरता व्यापक रूप से अपनाई गई व्यापक रूप से अपनाई गई उच्च उपज वाली फसलों पर बहुत अधिक बढ़ाई गई है। और वे स्थानीय दशाओं के और वे स्थानीय दशाओं के अनुकूलता रखने वाली किस्मों को छोड़ते गए हैं। ठीक है, हरित क्रांति एक मिला जुला वरदान इन्होंने बोला है। समझना बात को, है ना। बात की गहराई को समझना। हरित क्रांति को वरदान नहीं कहा, मिला जुला वरदान कहा है इन लोगों ने। ठीक है, विशाल खेतों में आनुवंशिकतः एक समान बीजों की एक फसली खेती से बढ़ी हुई उपज प्राप्त करने और भूख की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। ठीक है, इनको मदद मिलती है इस चीज में। आगे देखो, तथापि उच्च उपज वाली किस्में आनुवांशिकतः दुर्बल फसलें भी होती हैं। ठीक है, जिनके लिए महंगे रासायनिक उर्वरकों और विषाक्त कीटनाशकों की जरूरत होती है। उगाए जा रहे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने पर ही आज अपना ध्यान केंद्रित कर हम अपने अनजाने में स्वयं को भावी खाद्य अभाव होने के जोखिम में डाल चुके हैं। काफी अच्छा पैराग्राफ है। अब इसके इन्फ्लुएंसेस को पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसेस क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर चेक करेंगे, है ना। पहला क्या कह रहा है, अपनी कृषि पद्धतियों में हम केवल हरित क्रांति के कारण महंगे रासायनिक और विषाक्त कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं। देखो, इन्फ्रेंस पैराग्राफ से निकालना है। ठीक है, अपनी तरफ से हमें सोचना नहीं है। तो पैराग्राफ में इस तरह का डिस्कशन, इस चीज के बारे में डिस्कशन इस तरीके का था ही नहीं पैराग्राफ के अंदर। ठीक है ना, तो गलत है ये। आगे बढ़ते हैं। विशाल खेतों में उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसली खेती हरित क्रांति के कारण संभव है। क्या ऐसा कुछ है क्या? हरित क्रांति मिला जुला वरदान है। समय के साथ साथ किसानों की निर्भरता व्यापक रूप से अपनाई गई उच्च उपज वाली फसलों पर बहुत अधिक बढ़ाई गई। ठीक है, तो ये भी नहीं है। खत्म करो इसको भी। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसली खेती करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। गलत। ये तो तुम खुद ही गलत लगा सकते हो। तो एकमात्र ऑप्शन बचा है इसका सही होना, इसकी मजबूरी बन गई। और ये तुम देखना खुद ही अपने आप सही भी होगा। पढ़ के देख लेते हैं इसको एक बार, है ना। अब इसको पढ़ के देखते हैं एक बार क्या कह रहा है ये। कह रहा है कि हरित क्रांति दीर्घकाल में खाद्य पूर्ति और खाद्य सुरक्षा में जैव विविधता के लिए खतरा प्रस्तुत कर सकती है। और इसी चीज के बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा था। आई बात समझ में? यानी कि अगर हमने एलिमिनेशन ढंग से कर दिया तो हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। यू कैन गो विद योर आंसर्स। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रोसेसिंग कर रहा है बहुत ही। क्या कह रहा है भाई,
काफी बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन डरना नहीं है, करना है हमको। आराम से देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है। चार मित्रों ए बी सी और डी, ए बी सी और डी को एक पुल को पार करना है। पुल को एक समय में अधिक से अधिक दो व्यक्ति पार कर सकते हैं। रात का समय है तथा उनके पास केवल एक लालटेन है। एक लालटेन है भैया उनके पास, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। पुल पार करने वालों को रास्ता ढूंढने के लिए लालटेन ले जानी चाहिए। अच्छा, लालटेन ले जानी जरूरी है। देखो, पुल पार अगर उनको करना है, पुल पार अगर हमें करना है तो हमारे लिए लालटेन ले जाना अति आवश्यक है। बिना लालटेन के हम पुल पार नहीं कर सकते। एक समय चलने वाले दो व्यक्तियों को धीमे चलने वाले व्यक्ति की चाल से चलना होगा। पुल पार करने के बाद दो व्यक्तियों में से ज्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक बार अपने साथी को पुल पार करवाकर लालटेन सहित वापस लौट कर आएगा। इसमें तो आंसर निकालना है, क्वेश्चन है ये तो। अंत में लालटेन को अपने मूल स्थान पर रखना है तथा लालटेन वापस रखने वाले व्यक्ति को लालटेन के बगैर पुल पार करना है। पुल पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय इस प्रकार है: ए 1 मिनट में पार करेगा, बी 2 मिनट में, सी 7 मिनट में, डी 10 मिनट में पार करेगा। चारों मित्रों द्वारा पुल पार करने के लिए कुल कितना न्यूनतम समय लगेगा? अब न्यूनतम हमें निकालना है तो ए के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ए ही है जिसको सबसे कम समय लग रहा है। अब ये बात ध्यान देना, ए एक बार जाएगा फिर लौट के आएगा लालटेन लेके, फिर दूसरे को लेके जाएगा, फिर लालटेन लेके लौट के आएगा, फिर तो क्या होगा देखो ध्यान से। मान लो पहले ए और बी जा रहे हैं, पहले ए और बी चले, बी को कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। तो 2 मिनट तो ये लग जाएंगी, फिर प्लस ए लौट कर आएगा तो ए को लौटने में कितना टाइम लगेगा भाई? 1 मिनट लगेगी। तो आने में जाने में यहाँ पे लग गए 3 मिनट। लौट के आ गया। अब ए मान लो सी के साथ लौटेगा, सी को कितना टाइम लगता है? 7 मिनट। तो सी के साथ 7 मिनट देगा, फिर लौट के आएगा। कितना टाइम लेगा लौटने में? 1 मिनट। तो टोटल कितना लग गया यहाँ पे? 8 मिनट लग जाएंगे। फिर ए के साथ डी आएगा, ए के साथ डी जब आएगा तो ए और डी कितना 10 मिनट लेता है। 10 मिनट तो ये, अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पे, ए लौट कर आ जाएगा 1 मिनट में, स्टार्टिंग वाली पोजीशन में दोबारा लौट के जाएगा, तो कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे? 11 मिनट। अब ध्यान देना, फिर ए जब लालटेन रख देगा, लालटेन रख के फिर लौटेगा, और ए को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट और लगेगी। 11, 12, 8, 20 और 3, 23 मिनट लगेंगे न्यूनतम। कितने टाइम लगेगा? पूरे मिनटों को जोड़ देना है, इसको 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 और इसको सबको जोड़ देना, ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा? 23 मिनट। आ रही है कुछ बात समझ में? पहले बी के साथ जाएगा 2 मिनट में, फिर लौटा, फिर सी के साथ जाएगा 7 मिनट में, फिर लौटेगा, फिर डी के साथ जाएगा 10 मिनट में, फिर लौटेगा, लौट के लालटेन रख देगा, फिर लौट के चला जाएगा पार करके। ठीक है, तरीके से। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? या तो ए और बी एक बराबर आयु है, या ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो ये तो बन गया भाई, या तो ए बड़ा है या ग्रेटर देन बी बन गया। समझ रहे हो ना? इस तरीके से इनइक्वालिटी टाइप से क्वेश्चन है, समानता समानता के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ए ग्रेटर इक्वल टू बी कह सकते हैं, या तो ए बड़ा है बी से, या ए बी के बराबर है, या तो सी और डी एक बराबर आयु के हैं, या डी सी से बड़ा है। डी बड़ा है तो डी ग्रेटर इक्वल टू सी हो जाएगा सेकंड में। तीसरा क्या है? बी सी से बड़ा है, तो बी बड़ा है सी से। तीन चीजें हो गई, देखो ध्यान से लिख लेते हैं। ए ग्रेटर इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर इक्वल टू सी है, बी ग्रेटर देन सी है। ये तीन चीजें हमको दे रखी हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो पहला देखो, क्या ए सी से बड़ा है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। क्या ए सी से बड़ा है? ए सी से बड़ा है, दो बार दे रखा है यार, ए सी से बड़ा है? आंसर तो यही है, क्योंकि ए बड़ा है सी से। मैं बताता हूँ क्यों बड़ा है, क्योंकि बी बड़ा है सी से, और ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा बी के। तो ए अगर बी के बराबर भी है तो बी सी से बड़ा हो जाएगा। अब आंसर तो यही आएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बाकी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ थी। आंसर तो यही आएगा, चाहे ए सी से बड़ा लिख दो चाहे ए सी से बड़ा लिख दो, एक ही बात है, दो जगह लिख रहा है। ठीक है, क्या लिख रहा है? बी और डी एक बराबर आयु के, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, है ना। डी सी से बड़ा है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि डी बड़ा और बराबर हो सकता है सी के। समझ रहे हो? यानी कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हो गए, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन था ये सही था।
ये वाला ऑप्शन जो था ए सी से बड़ा है, ये सही है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है मैंने आपको समझा दिया। दो जगह दे रखा है एक तो ये ऑप्शन, बाकी आंसर यही सही है, करेक्ट है ना। बढ़ो भाई आगे, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई ये मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वॉज ₹50,000। कुल औसत, कुल मासिक औसत वेतन कितना दे रखा है? ₹5,000। ठीक है। पुरुष और महिला कर्मचारियों का मेल जो है, पुरुष जो है उनका जो दे रखा है औसत, दे रखा है ₹5200। ठीक है। और महिला कर्मचारियों का दे रखा है, उनका दे रखा है ₹4200। कितना दे रखा है? ₹4200। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे रखा है। अब ये पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से, कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एलिगेशन से कर लो या तो, ठीक है, एलिगेशन से कर सकते हो, या एलिगेशन से नहीं करना तो आप इसको नॉर्मली, नॉर्मल तरीका अपना कभी कर सकते हो। मैं एलिगेशन से भी बताता हूँ, नॉर्मल भी बताऊंगा कैसे करना है। एलिगेशन से करने का तरीका क्या है, एवरेज कितना आ रहा है भाई इनका? 50,000, 50,000 बीच में आ जाएगा। मेल पॉपुलेशन ये है, फीमेल ये है। मेल को कितना मिलता है? ₹5200। फीमेल को कितना मिलता है? ₹4200। क्या तो दो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे अब यहाँ से तुम लोग? एलिगेशन लगाओगे, इस तरीके से लगता है एलिगेशन, यानी कि 50 में से 42 को घटाओगे, ठीक है, और 52 में से 50 को घटाओगे, यहाँ कितना मिलेगा? 8, और यहाँ मिलेगा 2। अगर मैं देखूं तो ये रेशो मिलेगा 4:1। कितना मिलेगा? 4:1। तो मेल 4 है, फीमेल 1 है, इनको ऐड करोगे तो कितने बैठ जाएंगे? 5। अब टोटल है ये 5। इनमें से आदमियों की संख्या कितनी है? 4। पुरुषों की संख्या है 4। गुणा कर लेना 100 से, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 80%। मेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी। एक सिंपल सा तरीका तो ये होता है एलिगेशन के थ्रू अगर मैं जाऊं। देखो जो औसत आया आ रहा है वो पुरुषों से कम है, महिलाओं से ज्यादा है, यानी कि एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज तुम देखना, सबसे छोटा भी नहीं हो सकता, सबसे बड़ा भी नहीं हो सकता, मध्य में कहीं वेरी करता है एवरेज। ठीक है। तो बात इतनी सी है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये वैसे सॉल्व करना पड़े, नॉर्मल आप सॉल्व करने के बारे में अगर सोच रहे हो इस क्वेश्चन को कि नॉर्मली हम सॉल्व करें, तो नॉर्मल कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझना ध्यान से, कि अगर एलिगेशन नहीं लगाना आता, विदाउट एलिगेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, विदाउट एलिगेशन का क्या तरीका रहेगा। ठीक है। ये तो 4/5 था, ठीक। मैंने मान लिया मेल और फीमेल टोटल, ठीक है, इनको टोटल कितना मिलता है? 5,000। इनका औसत है कितना? 5,000। ठीक है। तो टोटल आयु आय कितनी हो जाएगी इनकी? मेल फीमेल गुणा ₹5,000, जितना मेल को मिलता है, जितना फीमेल को मिलता है, सॉरी जितने मेल हैं जितने फीमेल हैं, और एवरेज कितना है? 5,000। जैसे भाई हर आदमी को 5,000 मिलते हैं, एवरेज का मतलब तो यही होता है, हर आदमी को ₹5,000 मिलते होंगे, तो मेल और फीमेल जितने भी हैं उनको मैंने लगा दिया, गुणा 5,000 कर दिया, तो कुल आय आ गई। अब ये कुल आय कितने के बराबर है? अब ये कुल आय कितने के बराबर है, ध्यान से समझना। मेल कितने हैं भाई? 5200। और फीमेल को कितना मिलता है? 4200 एवरेज। ये टोटल मिला दूं मैं अगर, तो ये भाई इनके तो बराबर आएगा। बस ये एक लाइन आपको लिखनी है, इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ये एक लाइन आपको समझनी है, अगर ये समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। तो यही क्वेश्चन बन के आ जाएगी जो मैंने यहाँ बनाई ना, 4 और 1 का रेशियो आएगा मेल और फीमेल का। कैसे आएगा देखो, मैं दिखा देता हूँ। चाहो तो दो जीरो कैंसिल करना, यहाँ भी दो जीरो खत्म कर देना, यहाँ पे भी दो जीरो खत्म कर देना। ठीक है। आपको कितना मिलेगा? 50 मेल प्लस 50 फीमेल, गुणा कर दिया मैंने, इधर मिलेगा 52 मेल प्लस 42 फीमेल। 52 है, यहाँ 50 है, डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 2 का। 2 मेल इज इक्वल टू, यहाँ 50 है, यहाँ 42 है, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 का। 8 फीमेल आ जाएंगी। तो मेल और फीमेल का अगर मैं रेशो को लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 8/2। कितना मिल जाएगा? 4/1।
टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ो दोनों को, 4 और 1 5, और मेल कितने हैं 4, गुणा के कर दोगे 100, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा भाई 80%। तो ये भी तरीका तुम्हारा, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, विच वन सूट्स यू, आप उस तरीके से जाके अपना काम करिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में आप लोगों के, जो जो आपको सही लगता है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये एक पजल है भाई, और इस पर बेस्ड जो है ये पीछे क्वेश्चन है इसके, है ना, 3 क्वेश्चन इस पे दे रखे हैं, तो पजल बनाते हैं पहले हम। अब देखो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को समझाऊं, अब ये पजल है, 3 क्वेश्चन, 7.5 नंबर, 66 में 7.5 नंबर है इसके पजल के। अब पजल देखते हैं किस लेवल की है, कैसे कैसे बनानी होती है ना, थोड़ा सा ध्यान देना सब लोगों को। 6 बक्से हैं ए बी सी डी ई, अब तो लिख लो पहले बक्सों को, ए बी सी डी ई एफ, इसकी टेबल बनानी पड़ेगी हम लोगों को, समझ रहे हो, जो भी चीजें दी गई हैं उन सबकी टेबल बनानी पड़ेगी। अगर हमने टेबल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, वो तीनों क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे हमारे, बस टेबल बनानी जरूरी होती है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, क्या हम बना पाएंगे, क्या हम सही तरीके से बना पाएंगे। पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। विभिन्न तरह के कलर हैं भाई, बैंगनी है, आसमानी है, नीला है, हरा, पीला, नारंगी, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, यही कलर है। इन्हें बाएं से दाईं ओर क्रम में रखा गया है भाई, बाएं से दाईं ओर रखा गया है, तो ये मैंने गलत लिख दिया टेबल, बाएं से दाएं इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में रंगों में रंगे हुए अथवा रंगे हुए लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा दिया है वैसा होगा, अपने तुमको बनाना है। प्रत्येक बक्से में 6 खेलों, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल और वॉलीबॉल की गेंदों में से कोई एक गेंद भी रखी गई है। बहुत बड़ी पजल दे दिया, खैर 1 2 3 4 5 6, अगर आपको लगे पेपर में कि आपका टाइम ले रही है तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि अटेम्प्ट अभी, अब हमारे पास समय है, ये ऐसी चीजें जो होती है हमारे माइंड को शार्प करती है, तो आप ट्राई मार के देखो क्या फर्क पड़ता है, समझ में तो आ रही है ना चीजें। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग से लिख दिया इन्होंने आके, जो जो चीजें लिखी होंगी उसके आधार पर निर्धारित करेंगे हम, है ना। देखो क्या कह रहा है, एक सेकंड रुको, ठीक है। देखो जरा, गोल्फ की गेंद बैंगनी बॉक्स में है और वह डी बक्स में बक्सा नहीं है। अब देखना ध्यान से, गोल्फ जो है, गोल्फ बैंगनी में रखा है, कहीं में लिख लेता हूं मैं, गोल्फ जो है बैंगनी में है, ठीक है। वो डी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ये डी नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। बक्सा ए का, जिसमें टेनिस बॉल है, रंग नारंगी है, और वह दाईं ओर के अंत में रखा है। दाईं ओर के अंत में रखा होने का मतलब है लास्ट में रखा, दाईं ओर में, तो ए है, इधर मान लेता हूं मैं, ए, इसमें टेनिस बॉल है, जिसमें टेनिस की बॉल है, ठीक है, और रंग कैसा है, नारंगी है, सबसे दाईं ओर बैठा है, ठीक है। हॉकी के गेंद वाला बक्सा डी में है, ना ही बक्सा ई में, डी में है, तो डी में हॉकी है भाई, कहीं लिख लेता हूं, अभी लिख के रख लेता हूं मैं ना, डी में हॉकी है, ई में नहीं हो सकती है। बक्सा सी, जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है, सी बक्सा जो है जिसमें क्रिकेट की बॉल है और ये हरा है, इसको अलग रखना पड़ेगा, अभी पता नहीं ना कहां पे बिठाना है इसको, ठीक है। हॉकी की गेंद वाला बक्सा ना तो नीले रंग से रंगा है और ना ही पीले रंग का। देखो, ये ना तो नीला हो सकता, ना ये पीला हो सकता, खत्म कर दूं, 2 कलर खत्म हो गए ये। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये कलर बैंगनी यहां आ चुका, नारंगी यहां आ चुका, हरा यहां आ चुका, नीला पीला ये हो नहीं सकता, तो कौन सा कलर बचता है हमारे पास, आसमानी, यानी कि जो जो डी है ये कैसे कलर का है, आसमानी का है। कौन सा कलर बचता है हमारे पास, आसमानी बचता है इसके लिए, डी के लिए। अब देखो आगे देखते हैं, बक्सा सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से 5वां स्थान कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, यहां लगा देता हूं मैं सी को, 5वां स्थान बनाना है। गोल्फ बैंगनी लिख देंगे इधर की साइड में कहीं, क्योंकि देखो हमें चेक करना पड़ेगा, गोल्फ बैंगनी, गोल्फ बैंगनी में है ना, इंटरेस्टिंग है, लेकिन दिमाग को हिलाने वाला है थोड़ा सा। एक यहाँ स्थान छोड़ दो, एक यहाँ छोड़ दो भाई, एक यहाँ, यहाँ पे सी को लिख लेते हैं,
सी है, क्रिकेट की बॉल है इसके अंदर, और ये हरे कलर का है। ठीक है, देखो डी भी पूरा हो चुका है, लेकिन डी को बिठाना पड़ेगा कहीं हमें। बक्से बी में वॉलीबॉल है, बी के अंदर वॉलीबॉल है, भाई लिखना पड़ेगा सबको, है ना। वॉलीबॉल है, रीजनिंग का क्वेश्चन है बिल्कुल प्रॉपर, और पेपर में आया है आपके में, ऐसे मत सोच लेना। ठीक है, उठा के देख लेना, सी सेट का ही क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, क्या लिखा था बक्से, रुक जाओ एक सेकंड, पहले यहां पे रखा था ना, तो पीला है। बक्सा सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, और बक्सा बी के बगल में है। अब बी या तो यहां पे आएगा भाई, या बी यहां पे आएगा, बगल का मतलब तो यही है। ठीक है, बक्से बी में वॉलीबॉल है, बक्से बी में वॉलीबॉल है। अब देखना पड़ेगा, है ना, बी कहां पे रखना है अपने को। हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में, गोल्फ की गेंद और वॉलीबॉल के बीच में, गोल्फ की गेंद और वॉलीबॉल। देखो तो बी यहीं पे आएगा, एक ही चॉइस बनेगी, बी यहां आएगा, डी यहां आएगा। ठीक है, क्योंकि डी है यहाँ हॉकी वाला। ठीक है, और हॉकी का कलर है आसमानी। बी भाई साहब हैं वॉलीबॉल वाले। और देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, गोल्फ जो है बैंगनी वाला है, गोल्फ जो है वो बैंगनी है। ठीक है, बक्सा बी में वॉलीबॉल है, बक्से बी में वॉलीबॉल है, और ये गोल्फ। ठीक है, सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ठीक है भैया, बी के बगल में है। ठीक है, बी के बगल में हो गया। बक्सा बी वॉलीबॉल, जिसमें वॉलीबॉल है, हॉकी की गेंद वाला बक्सा, और हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल वाले, वॉलीबॉल कौन सा, बी वाला, इनके बीच में है भाई। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया फाइनली। ठीक है, अब मैं हटा देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हमारे पास ध्यान देना थोड़ा सा, क्वेश्चन में दो चीजें रह गई। एक तो ये जगह रहेगी खाली, और एक ये जगह खाली रहेगी आपके पास। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ था ये, गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्से में, बिल्कुल करेक्ट है। वह बक्सा डी नहीं है, तो ये बक्सा डी नहीं हो सकता। बक्सा ए जिसमें टेनिस बॉल है, नारंगी रंग है, और वह दाईं ओर के अंत में रखा है, बिल्कुल दाईं ओर में रखा हुआ है। हॉकी के गेंद वाला बक्सा डी में, हॉकी डी है, और ना ही बक्सा ई में, ई में नहीं है ये, ई कहीं और है। बक्से सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है। अब देखो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है कुछ भी, है ना। गोल्फ की गेंद किस बक्से में है, अब मुझे बताओ, है कि नहीं क्वेश्चन सोचने वाला। गोल्फ की गेंद किस बक्से में, क्या निर्धारित कर सकते हो आप। आपको नहीं पता ना गोल्फ की गेंद किस बक्से में होगी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें नहीं पता भाई किस बक्से में हो सकती है गोल्फ की गेंद। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। डी पीले रंग से रंगा है क्या, डी पीले रंग से रंगा है, आप खुद बताओ। एफ आसमानी है क्या, डी आसमानी है, और एफ तो पता ही नहीं कैसा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। दूसरा और पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये दोनों गलत हैं। बी नीले रंग से रंगा है क्या, बी नीले रंग का है, चेक करके देख लेते हैं। बी नीला रंग कह नहीं सकते, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, देख रहे हो कितना अनइवन है। तो कौन सा कथन सही है, बी नीले रंग से रंगा है, देखो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि उपयुक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता इसमें भी, है ना, निर्धारित नहीं कर सकते। अब या तो देखो जो मुझे पजल मिली है, उसमें कोई एक लाइन मिसिंग हो सकती है, क्योंकि मैंने भी ये ऐसे ही कहीं से ली है, जो एग्जाम वगैरह हैं, मैंने पूरा लिख दिया है वैसे। फुटबॉल किस रंग के बक्से में है, कुछ कह सकते हैं कि फुटबॉल के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल के बारे में कुछ बात नहीं हुई है भाई। अब तुम सोचने वाली बात है, तीनों क्वेश्चन निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि या तो कोई लाइन मेरे से मिस हुई है इसमें, है ना, समझना ध्यान से बात को, या फिर ये तीनों का निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आंसर आएगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं इसके लिए भी, है ना, और हो सकता है आंकड़े अपर्याप्त वाली ही पजल बना के दे दी हो, जिससे कि हम परेशान होते घूमें, आंकड़े अपर्याप्त ही हो, क्योंकि लोग बाग तो ऐसे कोशिश करते हैं ना कि बहुत ही मुश्किल चीजें बन जाएं, आपको आंसर ना मिले,
कोशिश तो यही करते हैं ना लोग बाकी आपको आंसर ना मिले, बस वही बात है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 2 नंबर है एक्स वाई, ये जेड है एक तीसरा नंबर। इससे एक एक्स जो 20% कम है, तो एक्स अगर मैंने मान लिया जेड को 100 मान लेना, जेड को, ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 20% कम है ना, और 28% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 72। देखो 100 में से 80 निकाल दो, सॉरी 100 में से 20 निकाल दो, कितना रह जाएगा? 80। 20% कम, और 100 में से अगर 28 निकाल दोगे कितना रह जाएगा? 72। अब क्या पूछ रहा है? संख्या वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? किससे? एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो एक्स को नीचे लेंगे, इंग्लिश वाले समझ लेना, देन जहां आ जाए तो नीचे लेते हैं हमेशा। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 80 माइनस 72 गुणा 100 कर देना, ठीक है। 8/80 गुणा 100 हो जाएगा। 8 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर? देखो 10%। कितना आंसर आ जाएगा? 10% आ जाएगा। 10% हमारा आंसर आ गया। कर सकते हो इजीली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि एक चैरिटेबल डोनेशन है, एक चैरिटेबल डोनेशन है, एक धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितनी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। केवल एक विद्यार्थी 2 रुपए अतिरिक्त देता है और 443 रुपए एकत्र होते हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? मैं बिना सोचे समझे आंसर मार्क कर सकता हूँ। कैसे कर दिया मैंने, ये सोचो जरा आप लोग। मैं बताता हूँ कैसे कर दिया मैंने बिना सोचे समझे आंसर मार्क। अब देखो 443 रुपए थे, एक 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 2 रुपए वो निकालो, तो कितने बचे मेरे पास? 441 बचे ना। एक्स बच्चे हैं और एक्स ही रुपया देता है हर बच्चा, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 441। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 का स्क्वायर होता है ये। अब ये अगर स्क्वायर नहीं पता आप लोगों को तो दिक्कत की बात है फिर आपके लिए, फिर आप मार्क नहीं कर सकते आंसर, है ना। वैसे 25-30 तक याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद है तो करके देखना पड़ेगा चेक। आप लोगों को करने का तरीका क्या है कि भाई 441 मेरे पास है, तो देखो 4 4 8 और एक 9, दो से काट सकते, 3 से काट सकते हो, 9 से काट सकते हो। इसको समझना ध्यान से, किस किस से कट सकता है? 441 को 9 से भाग लगा दो, 9 चौके 36 और 9 में 81। 49 को क्या करोगे? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 441 जो है, इसको मैंने कैसे तोड़ा? 9 गुणा 7 गुणा 7। 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो जब इसका स्क्वायर रूट लिखूंगा मैं, पेयर में से एक निकाल दो 3, इस पेयर में से एक निकाल दो 7, कितना आ जाएगा? 21। और 2 रुपए की मैंने कमी कर दी थी, 2 रुपए मैंने कम कर दिए थे, ठीक है। चलो तो ठीक है भाई, फिर इस सेशन में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।